बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं या डेवलप स्टोरीज हैं, उनको हल्का सा टच करते हुए कुछ उन पर सवालात उठाते हैं। नंबर 1, क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए? मुतज़ाद इतलात आना शुरू हो गई हैं, लेकिन डायरेक्शन ये बता रही है कि मुज़ाकरात अगर शुरू नहीं भी हुए तो उनकी तरफ कदम ज़रूर बढ़ रहे हैं और उसके लिए पार्लियामान का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। नंबर 2, ख्वाजा आसिफ क्या अभी भी शक में है कि जनरल फैज़, कमर जवेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान जो पुराने दोस्ती के और सब कुछ के राब्ते वास्ते थे, क्या अब भी वो कायम है? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 दिसंबर को बुलाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये स्पीकर ऑफिस ने जेयूआई को बताया है मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल के तनाज़ुर में। इस पर भी बात करेंगे। कल मौलाना फजलुर रहमान एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और शायद ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में कामरान मुर्तज़ा साहब ने कल कहा था कि उनके वर्ड्स ये नहीं थे, उनका इशारा ये था कि हुकूमत 100 जूते भी खाएगी, 100 प्याज भी खाएगी। ये वर्ड जो थे ये वसीम बदामी ने कहे थे, कामरान साहब ने इसको काट पीट के कहा यही था। आज कामरान साहब ने एक और बड़ी सख्त बात की है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत हमारे साथ 26 नवंबर जैसा करने का सोचेगी, जैसा उन्होंने पीटीआई के साथ किया, तो हम इनके साथ वो करेंगे जो सीरिया में बशार अल असद के साथ हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर स्पीकर ऑफिस में पीपल्स पार्टी, ईवान के अंदर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में लड़ाई हुई और स्पीकर ऑफिस में जाके सुलह हुई, क्योंकि सबको पता है कि जाना तो कहीं नहीं है, गुजारा तो वहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट कुछ इश्यूज हैं और असम्बली का इजलास जो था उसके बारे में भी आपको कुछ बताएंगे। कल भी कौमी असम्बली का इजलास है, लेकिन एक ख़ास बात जो थी वो थी कौमी असम्बली इजलास के मौका पर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। एक बैरिस्टर गौहर और फैसल वावड़ा की हल्की सी मुलाकात और एक साफ़ी की शरारत और एक ख्वाजा आसिफ से बड़ा ही चुभता हुआ जानदार सवाल। और वो सवाल पता है किसका था? ये मोहम्मद आलिजा खान, हमारे रिपोर्टर, ये जो आज आपको सारे टीवी चैनल्स पे ख्वाजा आसिफ का साठ चलता हुआ नजर आ रहा है, वो इस सवाल का नतीजा था। मोहम्मद आलिजा बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन रखते हैं, बातों पे सियासतदानों की पे कम ही जाना चाहिए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो होती है, जो फेस रीडिंग होती है, वो बहुत मैटर करती है। आलिजा खान जी सर। बाकी चीज़ें तो शेयर करेंगे, वो मैं डिटेल और बताऊंगा। सबसे पहले हमारे देखने वालों के लिए ये बताएं, आज ख्वाजा आसिफ आपके हथे कहाँ चढ़े, आपने सवाल क्या किया, उनका जवाब क्या था, और फिर साथ ही ये बताएं कि आपकी बतौर रिपोर्टर आपने ख्वाजा आसिफ की बॉडी लैंग्वेज क्या ऑब्जर्व की? देखिए सर, कल से जब ये खबर आई है कि जनरल फैज़ हमीद का मिलिट्री कोर्ट के अगले मरहले में अब उनको चार्जशीट कर दिया गया है, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, तो हमने कल भी मुतादिद सियासतदानों से गुफ्तगू की। उनमें दानियाल चौधरी भी शामिल थे, इरफान सिद्दीकी साहब भी शामिल थे, मरियम औरंगज़ेब की जो वालदा गालिबन ताहिरा औरंगज़ेब वो भी शामिल थी। और वो सब ना बहुत ऐसे पुरजोश नज़र आए और ऐसे ऐसे उनको कोई ना उम्मीद की किरण नज़र आ गई है, बहुत वाज़े। और आज जब हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब इजलास से कबल दाखिल हुए हैं ना कौमी असम्बली में, तो गाड़ी से निकले तो अमूमन आपको पता है वो शॉट नहीं देते, वो गुफ्तगू नहीं करते। एक बार वो कुछ नाला भी हुए थे तो बाद में रिपोर्टर्स पर पाबंदी भी लग गई थी। तो हमने उनसे ना रिक्वेस्ट की, हमने कहा सर आज तो शॉट देते हैं, आज तो कुछ कमेंट करते हैं। तो वो इसी दौरान ना हमारे बार बार इसरार करने पर रोके गए, मतलब उन्होंने सखावत का मुजाहरा किया। तो हमने ना उसे कहते ना फुल टास्क उनको दी पहले ना कि सर आप क्या कहेंगे, फैज़ हमीद का मिलिट्री ट्रायल हो रहा था, अब उसको चार्जशीट कर दिया गया है। उसके ऊपर उन्होंने लंबी गुफ्तगू की कि जी ये और इमरान खान साहब पार्टनर थे, इनकी पार्टनरशिप 6 साल पुरानी है और 2018 के इंतखाबात में इमरान खान साहब को लाने वाले जनरल फैज़ हमीद थे, मरकज़ी किरदार फैज़ हमीद थे। फिर इनका गठजोड़ था, बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, फैज़ हमीद और इमरान खान ने मिलकर बिजनेस टाइकून के साथ शामिल होकर अरबों रुपए की करप्शन की, यानी कि उन्होंने एक लंबी चार्जशीट पेश कर दी।
पूरी तकरीर असेंबली वाली तो कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह ये सब कुछ होता रहा, आरटीएस बैठा, तो इस सब के पीछे एक ही किरदार था, बल्कि 2-3 मेन किरदार थे, और वो यही थे इमरान खान, बुशरा बीबी, फैज़ हमीद। और कहते कहते जब वो रुक गया तो फिर मैंने एक और सवाल किया। मैंने कहा सर आपने ये बात की कि फैज़ हमीद जो है वो इतने ताकतवर थे और ये सब कुछ उन्होंने किया, तो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, तो एक डीजीआई इतना ताकतवर हो सकता है कि उसके आर्मी चीफ को ना पता और वो सब कुछ अकेले कर रहा हो? और अब जब फैज़ हमीद साहब को कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में चार्जशीट कर दिया गया है, तो क्या इसकी तफ्तीश जनरल बाजवा तक पहुंचेगी? तो पहले जिस तरह वो तवातर से बोल रहे थे और एक लंबी चार्जशीट पेश कर रहे थे, फिर एकदम वो ना उन्होंने रुक गए और फिर सोच के बोले जारी गल है फिर ओदी तपिश खब्बे सज्जे भी पहुंचेगी ये उन्होंने कमेंट किया। तो कहते फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 पेज, मैंने कहा क्योंकि सर 1 पेज की बड़ी बाज़गश थी ना, तो अगर वो 1 पेज था तो उसमें तो फिर तीनों शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि यार पता नहीं 1 पेज अभी भी है या नहीं है, क्या 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 यानी कि अभी तक वो कंफ्यूज हैं कि 1 पेज है या नहीं है। मैं उस बात पे हैरान हुआ, मैंने कुछ इसरार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भाई साहब चले गए। लेकिन ये नाज़रीन के लिए बड़ी खबर होनी चाहिए कि इतना कुछ होने के बावजूद और इमरान खान साहब की जनरल बाजवा के खिलाफ इतनी तकारीर और सब कुछ के बावजूद अभी तक ख्वाजा आसिफ अंदर से डरे हुए हैं या उनको पता नहीं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। वो कहते हैं वावड़ा कह रहा है कि ख्वाजा भी कह रहा है कि इसका मिलिट्री कोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी कह रहे हैं कि उसको सजाए मौत ना हो, उम्र कैद तो हो ही जाएगी। इस सारी सूरत हाल के बावजूद ख्वाजा साहब जो है कंफ्यूज टोटल। उन्होंने कहा कि पता नहीं 1 पेज अभी भी है या नहीं है। तो ये कहते हुए ख्वाजा साहब फिर वापस रवाना हो। ये तो इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ और फिर बाद में हमने देखा कि वो तमाम तर मीडिया चैनल्स की। चलो जी अगली बात पे है जो बैरिस्टर गौहर और फैसल वावड़ा का हुआ, वो क्या था? देखें, बैरिस्टर गौहर से हमने गुफ्तगू की और बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत कर रहे थे। तो आपको पता है फैसल वावड़ा आजकल तमाम तर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स की जीनत बनते हैं शाम को ख़ास तौर पर। तो फैसल वावड़ा जब आते हैं तो वैसे ही ना सहाफ़ी उनका पीछा करते हैं, तो खबरियत निकल आए कि बात कर दें, तो उनका चेस करते आपको याद है कि इसी तरह जो है वो हम शेख रशीद का भी पीछा किया करते थे, ये करते थे। और वो आजकल जो है वो टिकटॉकर बने हुए हैं, साइकिल चलाते हैं, वो शायर पढ़ते हैं, आजकल शायरी बहुत अच्छी कर रहे हैं। हमारी रिसेंटली उनसे मुलाकात हुई थी और 31 दिसंबर के बाद वैसे इससे कोई सबक भी सीखना चाहिए। ये महीना बहुत अहम है, शेख साहब का कहना था और कह रहे थे 31 दिसंबर के बाद में प्रॉपर एक्टिव आपको नजर आऊंगा मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे। तो नाज़रीन हमारे देखने वाले शेख साहब के अगर आप बताएं तो 31 दिसंबर के बाद शेख साहब आपको एक्टिव नजर आएंगे पॉलिटिक्स में। अच्छा आगे बढ़े। उन्होंने वैसे ये भी कहा था कि मुझे कहा गया हुआ है कि चुप रहे, ये भी वो कह चुके हैं। वो कहते हैं मैं खुद भी। तो फिर नहीं फिर इसके 2 मतलब है। इसका मतलब है कि फिर शेख साहब को 31 के बाद बोलने की इजाजत मिल गई है शायद बादियों नजर में। तो वो हमारे बोल पे वो शॉर्ट चल भी रहा है बैरिस्टर गौहर और फैसल वावड़ा का। तो बैरिस्टर साहब हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसी दौरान फैसल वावड़ा आए हैं। तो हम बैरिस्टर साहब से सवाल कर रहे थे कि सर मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, क्या मैंडेट है? तो फैसल वावड़ा ने कहा कि यार ये मेरा भाई है, इसको आप तंग ना किया करें, शरीफ आदमी है। तो उन्होंने बगल गिर हुए, बड़े मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और फिर वो फैसल शर्मिंदगी थी दोनों के चेहरों पे कुछ नहीं, शर्मिंदगी तो नहीं कह सकते। बहरहाल दोनों बड़े अच्छे तरीके से मिले, उनके दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट। जो कुछ एक दूसरे के साथ हुआ है, जो कुछ कर रहे हैं, एक सडन इंसिडेंट था ना, तो उसमें शर्मिंदगी का भी शायद मौका नहीं मिला इतना इतना वो एकदम हुआ क्योंकि बैरिस्टर साहब हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे, एकदम फैसल वावड़ा आए तो उनसे मिले। चलो ये आगे चलते हैं। ये अभी रात के वक्त में स्पीकर ऑफिस में मुलाकात हुई, वो दुआ के लिए गए सलमान अकरम राजा और असद कैसर साहब। कुछ चीज़ें ये आई कि जी वो आजम नज़ीर ताड़ भी मौजूद थे, फलाना भी मौजूद था, वज़ीर आज़म भी आ गया। फिर वज़ीर आज़म ने मुलाकात जो है वो कर ली असद कैसर और याद सादिक से, और फिर उसकी वो असद कैसर साहब की साइड से तरदीद भी होगी कि नहीं वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात नहीं हुई, वहाँ मौजूद जरूर थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई। दूसरी तरफ हमें स्पीकर ऑफिस के जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि मुलाकात हल्की सी अलैक सलैक की हद तक जरूर हुई है, इससे ज्यादा नहीं कुछ। कहते हैं पंजाबी में नंग दिया मरते हैं ठीक है। तो ये लेकिन फिर भी आप पीटीआई को कवर करते हैं, आपको लगता है कि पीटीआई हर सूरत मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहती है? देखिए कोई रास्ता नहीं है उसके पास। मेरे ख्याल में अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मुल्क के वसीतर मफाद में दोनों साइड्स को मिल बैठना चाहिए। और आज जब हमने गुफ्तगू की है तो हमें बड़े उम्मीद नज़र आए, ख़ास तौर पर साहिबजादा हामिद रज़ा, वो एक की प्लेयर हैं और उनसे हमने ये बात भी की कि आप अभी तक खान साहब के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं दामे दर में सुखने
हर तरह से खान साहब के साथ हूँ। और मुझे हमें जो 5 रुकनी कमेटी हमें मैंडेट दिया पूरा खान साहब ने कि आपने जिसके साथ भी मुज़ाकरात करने हैं, सिर्फ हुकूमत नहीं, जिसके साथ भी अच्छा एक और मुज़ाकरात करने हैं, आप कर सकते हैं। एक बात, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है, बड़ी तसल्ली से कहा है हम टीवी पे कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, ये वर्ड है, सकता नहीं, इधर उधर नहीं, गा, ये क्या है? मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है और उस मुज़ाकराती अमल के शुरू होने में कहीं ना कहीं इनको यकीन दहानी कराई है कि आप उस हवाले से तसल्ली रखें कि खान साहब को उधर हम नहीं लेके जाते, तो आप अब टेबल पे बैठें और चीज़ों को आगे लेके चलें। मुझे आई गेस दिस इज़ अ फील आई हैव गेट स्पेशली बाय टॉकिंग टू साहिबजादा हामिद रज़ा, बाबर वान एंड बैरिस्टर गौहर, ये हमारी गुफ्तगू हुई। और उमर यूब से मैंने सवाल किया तो खान साहब निशाना है, मैंने कहा फैज़ हमीद बहाना है, लिटरली ये अल्फाज से मेरे। उन्होंने कहा नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, और ये फौज का अंदर का मामला, हमारा इसका कोई सरोकार नहीं है। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो इसहाक डार साहब ने सेनेट में गुफ्तगू किया ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसने कहा मामला बहुत कोई ठीक होने वाले थे और इन्होंने 24 नवंबर को फिर जो है ना वो 9 मई कर दिया, तो अब तो वो कहेंगे, वो चाहेंगे, वो करते नजर आए इसहाक डार साहब, तो फिर ही जो है ना वो कुछ हो सकता है। इस अब तो मेरे भी बस में नहीं है, वरना तो मैं बहुत कुछ जो है उस करने के प्लान में था। वो सब कुछ की बातें अपनी जगह, लेकिन क्या इनमें इतनी सख्त या जुर्रत है कि ये उनके बगैर ये मुज़ाकरात का आगाज या बात करने का आगाज भी कर सकते हैं? यही सवाल मैंने आपसे करना था, क्योंकि आप पार्लियामेंट के बड़े मंजे हुए रिपोर्टर हैं, नून लीग पे बड़ी गहरी नज़र है, कि क्या वजह है कि हुकूमत यकमुश्त बड़ा मुस्बत होगी और मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी, जबकि हुकूमती हल्के ये कहते हैं और हुकूमती हल्कों के नुमाइंदा मुनीफ फ़रूक जैसे जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि इमरान खान ख़त्म शुद, 1 पेज जो पीटीआई का था उससे ज़्यादा मजबूत है, और आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म ने मिलके अगले 1.5 साल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे प्लान किए हुए हैं। तो इस सब के बावजूद एकदम मुज़ाकरात वाई? मेरा ख्याल है कि इसमें बैनुल-अक़वामी कुव्वतों और बैनुल-अक़वामी प्रेशर का बहुत बड़ा हाथ है, ओवरसीज का, बाकी बहुत सी चीज़ों का। तो ये मामले को कुछ कूल करना चाहते हैं, और उसका भी सब वो भी ये चीज़ों को कूल करना चाहते हैं ताकि ये चीज़ों को स्मूथली आगे चला सके। और बेसिकली शायद मेरा जो ख्याल है कि शायद ये अगले इलेक्शन के लिए कुछ मुश्तरकात और ऐसी चीज़ें कर लें सब मिलके, जिस तरह माजी में इलेक्शन एक्ट हुआ, वो उसमें और बदमाशियां होगी वो अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद उसको और फुल प्रूफ बना लिया जाए। तो शायद मेरे ख्याल में पीटीआई भी यही चाहती है कि उसकी पॉपुलैरिटी में तो कोई दूसरी राय नहीं, तो उसे फायदा तब भी हो सकता है जब अगला इलेक्शन साफ शफाफ सिचुएशन में ब्रीदिंग स्पेस भी थोड़ी सी मिले, वो भी मिल जाए। तो उस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें जो हैं वो उसके बगैर पॉसिबल नहीं है मुज़ाकरात के। अच्छा सर, फिर एक और चीज मेरा ख्याल है कि ये जो मर्जी कहे ख्वाजा आसफ के अली गड्ढापुर के फायरिंग से ये 12 लोग मारे गए, लेकिन हकायक तो हकायक है। हुकूमत को तो पता है ना, हुकूमती इदारों को तो पता है ना कि 12 लाशों का मतलब क्या है, 12 ही सही, लेकिन 12 लाशों का मतलब क्या है उन्हें पता है। तो इसलिए जो पीटीआई भी लचक रख रही है ना उस चैप्टर पे, एफआईआर और उन सारी चीजों पे बातों की हद तक है, तो इसका मतलब है कहीं। अच्छा सर, लास्टली मैं एक कमेंट चाहूँगा आपसे कि जो मुज़ाकराती अमल शुरू हो रहा है, हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिया है, इसमें पीपल्स पार्टी का आशीर्वाद हासिल है, उसका क्या रद्द अमल है? पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाए? पीपल्स पार्टी शामिल होगी और तमाम इत्तेहादियों की तरफ से एक बंदा, 2 बंदे जो है वो लिए जाएंगे। अच्छा, ये आपके ये मुज़ाकराती जो कमेटी बनेगी हुकूमत की साइड से, उसमें सारे लोग होंगे प्लेटफॉर्म पे, और मुमकिन तौर पे ये जो 24 वाला मामला है या बाकी जो है ये खुर्शीशा कमेटी में पुट होने जा रहा है। अच्छा, जो स्पेशल कमेटी बनी थी, जो स्पेशल कमेटी बनी, जिसका आज बैरिस्टर गौहर ने और उमर यूब ने मुतालबा भी किया था कि उस कमेटी का इजलास बुलाया जाए जो इसी मकसद के लिए। बिलावल को मना लेगी हुकूमत, राजी है वो? नहीं, बिलावल का तो मसला ही नहीं है। जब भी रास्ता निकालना होगा, लचक का रास्ता निकालना होगा, वो पीपल्स पार्टी ही निकालेगी, नाम पीपल्स पार्टी का ही आएगा उस सारी सिचुएशन पे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज को, जिस तरह वो पीछे रह के सब कुछ करेंगे ना, इसी तरह पीपल्स पार्टी लीडिंग रोल में ना भी बैठेगी तो कम से कम इस पे चलेंगे। और आप याद करें बिलावल ने पिछले दिनों कहा था कि मैं सब जमातों के पास जाऊंगा, और ये जो फैसल वापडा मिल मिला रहे हैं, ये इसी तरह की एक बनाने की कोशिश है। यानी कि इंटरेस्टिंग डेज अहेड। हाँ इंशाल्लाह, बाकी जो जो डेवलपमेंट्स आएंगी उनसे हम आपको आगाह करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।